नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम कमोडिटी राउंडअप में बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर सोना 1 लाख की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। $3400 प्रति आउंस से अब बहुत ज़्यादा दूरी यहां पर नहीं है और अपने ऑल टाइम हाई से करीबन $120 की ही दूरी। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ बहुत अब हमने ठंडक आते हुए देखी है। सऊदी अरेबिया ने यहां पर जो एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस हैं उनको घटाया है और साथ ही साथ यूएस इन्वेंट्रीज में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। जहां तक डिस्टिलेट्स और पेट्रोलियम की बात है, यानी कि डिमांड वहां पर हल्की सी कमज़ोर है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर भावों में उठापटक अब भी जारी है और सरसों को लेकर अब क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है उस पर करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया एंड वर्धमान ऑयल एंड जनरल मिल्स के हर्षित जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सोने को यहाँ पर देख लेते हैं। अजय, जिस तरह की तेजी यहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिनों में बनती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप? प्राइसेस 3200 पहले आएगा या 3400? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली काफी क्रुशियल है, बिकॉज मंडे जब हमने डे स्टार्ट किया था तब हमने देखा जैसे ही रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न सामने आया था उसके बाद प्राइजेस में काफी अच्छा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 3400-3500 के जो पिछले हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगला 48 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मॉर्निंग में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा भी है कि पुतिन इज रेडी, मतलब मेरा बात हुआ है और जहाँ पे रिटेलिएशन होगा, अब वो कितना डीप होगा और क्या आगे उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे ये डिपेंड करता है। साथ में हम देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें ये काफी क्रुशियल है। कल भी हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन थोड़े बने थे। कल का जो डेटा आया था, आज शाम को भी अनएम्प्लॉयमेंट है और खास करके ईसीबी का जो रेट कट है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये आगे बताएगी कि रेट कट क्या आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आई थिंक अगला 48 घंटा काफी ज्यादा क्रुशियल है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक बड़े दायरे में रहेगा, जो नीचे में 3350 से लेकर 3410 की रेंज में रहेगा। आई थिंक 3400 का लेवल पहले एक बार दिखाएगा जरूर, बट उसके बाद मार्केट में अगर ये कुछ बड़ा इवेंट ट्रिगर आउट नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर दिखेगा। बट 3400-3410 तक का हायर साइड पे आप एक बार मान के चलिए प्राइजेस देखने में मिल सकता है। वेल एब्सोल्युटली, जैसा कि लगातार कहा गया है कि सिक्लिकल एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरली सोना अभी भी ऑन द हायर साइड यहाँ पर है और काफ़ी ऊपर के स्तर अभी भी हमें इस साल और अगले साल दोनों के लिए मिलने को देख रहे हैं। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टैरिफ कंसर्न्स हैं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, साथ ही साथ रेट कट्स भी अब यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे परहैप्स सितंबर ऑनवर्ड्स। तो बाजार को लगता है कि आने वाला एक और साल यहाँ पर तेजी का सोने में रह सकता है, लेकिन मुनाफा वसूली उससे पहले यहाँ पर आ सकती है। हमारे साथ मनोज झा भी अब जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले आपका भी सेंस यहाँ पर सोने को लेकर, क्योंकि वॉलेटाइल मूव्स हैं, पर इंपॉर्टेंटली जब से हमने 3000-3200 के लेवल्स निकलते हुए देखे हैं, सोना उसके बाद इन स्तरों के नीचे नहीं गया। जी नमस्कार मनीषा जी। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पूरा ट्रम्प के चारों इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं भी सोने में अभी नरमी जैसी कोई बात मुझे नहीं दिख रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट जो यूएस डॉलर पे है, अमेरिका पे है, ट्रम्प पे है, वो सबसे बड़ी बात है। आप उसके वजह से देख रही हैं कि चाइना भी अभी हर महीने करीब करीब 40 टन के आसपास माल खरीद रहा है। जो डायरेक्ट फिगर्स नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट फिगर्स पता चल रहे हैं कि भाई वो किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं या खरीद के मार्केट में बेच रहे हैं, वॉट एवर सो, लेकिन वो खरीद रहे हैं। दूसरी बात जो है, जो डी डॉलराइजेशन की स्थिति है वो बनी हुई है, वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वो भी लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से है। तीसरी बात जो है, अभी जैसे यूएस में जो आपने पढ़ा होगा कहीं, सेक्शन 899, वो जो नया टैक्स रिजीम आने की बात है, उसमें भी ऐसा है कि जितने भी लोग यूएस बॉन्ड खरीद रहे हैं, जितने भी कंट्री खरीदते हैं, और जो कंट्री से यूएस का रिलेशंस, मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस, टैरिफ रिलेशंस, जहां यूएस को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, जहां के यूएस के कंपनीज को महत्व नहीं दिया जाएगा, वहां पे ऐसा है कि उनके यूएस बॉन्ड पे जो वो इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट यूएस लगा सकती है। ऐसा उस में अभी ऐसे प्रपोजल दी गई है सेक्शन 899 में। दूसरी बात यह है कि पहले लोग केवल यूएस बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करते थे ज्यादातर, लेकिन अब स्विस और जापानीज और यूरोपियन बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं।
जहां तक जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं तो हमेशा आप देखो, पहले दिन से ट्रम्प बोल रहे थे कि यूक्रेन और रशिया का नरम हो जाएगा, उधर इसराइल हमास का, लेकिन कहीं भी किसी भी फ्रंट पे नरमी तक तो नहीं नहीं दिखी है, जहां तक कि पहले से थोड़ा मामला गर्म ही हुआ है। तीसरी बात, जो इंटरेस्ट रेट की बात जो है, वो हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि कट होगा कट होगा, जिसके वजह से मार्केट आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होने का आशंका है, जिससे गोल्ड के मार्केट को वो एक सपोर्ट मिलता है। एक छोटी सी बात है कि जैसे चाइना में जो रेयर मेटल्स हैं, उसका एक्सपोर्ट जो है ना, वो डिफिकल्ट कर दिया है उसने, अमेरिका और कुछ कंट्रीज को। तो वो खुल के नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको जब रेयर मेटल्स का एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट बैन जैसा लगा दिया है, डिले कर दिया है, तो उससे भी जो नाराजगी है यूएस और चाइना का, वो बढ़ते चला जा रहा है। और इन सब चीजों के ऊपर सबसे बड़ी बात जो है, वो 90 डेज अब क्लोज होने वाला है, जो यूएस ने अप्रैल में बोला था। तो जो 90 डेज का जो वक्त दिया था, वो क्लोज होने वाला है। और अभी तक मार्केट किस सिचुएशन में चल रहा था, एक नया वर्ड है मार्केट में, टाको। टाको मीन्स जो सॉरी टू से दिस, तो उसमें क्या है, ट्रम्प बोलेगा लेकिन करेगा नहीं, मतलब धमकी दे रहा है, करेगा नहीं। तो अभी तक टाको चल रहा था, लेकिन अब वो टाको अगर रियलिटी में कोई भी, ये 90 डेज में अगर कोई भी इंप्लीमेंट हो जाता है, कोई भी अभी तक यूरोप, मतलब लंदन छोड़ के कहीं भी किसी भी कंट्री में का अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अभी 90 डेज करीब आने वाला है, तो यूएस ने बोला है कि आप अपने अपने प्रपोजल्स लेके आओ, बेस्ट प्रपोजल्स लेके आओ, हम करेंगे। तो अभी तक असमंजस की चीजें चली हैं। तो मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक काफी वॉलेटाइल रहेगा। और जब तक ये वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि $3400 आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, $3500 भी आ सकता है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी में। लेकिन अगर सेटल होता हुआ नजर आएगा आपको, जिसके चांसेस अभी बहुत कम दिख रहे हैं, अगर चीजें सेटल होते हुए नजर आएंगी, तो आपको मार्केट में एक मुनाफा वसूली अच्छी देखने को मिल सकती है। मनोज जी, पहले बाजार को लग रहा था कि मुनाफा वसूली बहुत गहरी आएगी, 2800, 2600, 2400 तक के लेवल्स हम सुनते हुए देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से गोल्ड ने होल्ड ऑन किया है, अब उन लेवल्स की बात कोई नहीं कर रहा। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा, ट्रम्प अब जैसे मिड टर्म इलेक्शन आएगा और ट्रम्प हार जाएंगे, तो आपको $2600 देखने को मिल जाएगा, तब $2400 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो कोई बात ही नहीं है ना, देयर इज नो ट्रस्ट फैक्टर नाउ ऑन ट्रम्प। तो ट्रम्प के, जब तक ट्रम्प है तो तब तक मुश्किल है कि बहुत बड़ा मुनाफा वसूली आए, या ट्रम्प का एकदम से दिमाग बदल जाए, वो भी कोई रातों रात होने वाला नहीं है इस स्टेज में। तो राइट नाउ बहुत बड़ी मुनाफा वसूली मुझे नहीं दिखता है। और आप देखो, हर मार्केट डिस्टर्ब है। आपको एक, सॉरी टू से, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। इंडिया में ज्वेलर्स के पास आज के दिन में गोल्ड की सेल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो रत्न होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजिकल रत्न होते हैं, उसकी 3 गुना सेल बढ़ गई है। वो सेल इसलिए बढ़ गई है कि मार्केट में नरमी है, तो बहुतों को लगता है कि भाई अभी पत्थर पहने, ये पहने तो दिन अच्छे चलेंगे। 3 टाइम्स सेल्स बढ़ गई है। डायमंड की सेल्स इंप्रूव हो गई है, लेकिन गोल्ड की सेल काफी नरम हो गई है। तो यू कैन, उस रत्न के सेल से यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली ज्वेलरी मार्केट, इंडिया की सभी मार्केट हिली हुई है, और उसका रीजन एक ही है, मिस्टर ट्रम्प। मनोज जी, आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स में सेल्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डायमंड सीम्स टू बी डूइंग बेटर। तो कैसे फिर आप देखते हैं इन दोनों में, गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी, अगर ग्रोथ है तो किस तरह की है, परसेंटेज टर्म्स में अगर समझा सकें? देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो शादियां थी, तब भी कोई अच्छी सेल नहीं आई। अभी मई मंथ का जो फिगर्स पूरे इंडिया का आया है, वो वर्स्ट फिगर है रिटेल में। आप किसी को भी पूछेंगे, उल्टा जो सफेदी सफेदी बोलते हैं हीरे को, हीरे का सेल्स जो है ना, वो पिछले कुछ सालों से थोड़ा नरम चल रहा था, लेकिन सोने के इस नरमी भाव के वजह से सेल्स बेटर हुआ है। जो लोग जिन लोगों का, आप इनफैक्ट ये बोल सकता हूं कि 25 to 30% तक जो है डायमंड की सेल्स बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट। गोल्ड रेट ऊपर है, अब उसी भाव में लोगों को, थोड़ा अच्छे भाव में वहां 14 कैरेट भी चल जाता है, 18 कैरेट लाइट वेट ज्वेलरी बन जाती है, तो लोग हीरे का खरीद ले रहे हैं। लेकिन जो मई का फिगर आया है गोल्ड का, क्योंकि मार्केट में हर दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेट है, रेट नरम होगा, तो उस चक्कर में जो है, जो लोग, मैं आपको जिनका 1 किलो का सेल था, वो आज मई महीने में उनका 500 ग्राम, 600 ग्राम, 550 ग्राम पे आ गया। यानी कि 50% जो है मार्केट में गोल्ड के वेट में जो है वो सेल्स में डाउन आया है।
लेकिन हीरे के सेल्स में 25 से 30% बढ़ा है, और जो रत्न का सेल है वो 300 गुना, मतलब 3 टाइम्स बढ़ गया है, समझे? तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, और ज्वेलर्स को तकलीफ आ रही है गोल्ड रेट को लेके, और गोल्ड रेट कम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का सिचुएशन और भी खराब आपको देखने को मिल सकता है। वाह, ओके। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत डिटेल में समझाने के लिए भी इंटरनेशनल क्यूज, इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, और जिस तरह से आपने नंबर्स दिए हैं क्लियरली डायमंड्स वालों के लिए तो अच्छा समय है, यानी कि आपके लिए, क्योंकि आप डायमंड में डील करते हैं। जहां तक गोल्ड ज्वेलरी की बात है, वेल ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिसर्निंग वहां पर क्यूज निकलते हुए नजर आए हैं। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, जितने भी ज्वेलर से हमने बात की है, यही कहना है कि पहला क्वार्टर बहुत कुछ खास नहीं था। अक्षय तृतीया अगर हटा दिया जाए तो उसके बावजूद बाकी सारे महीने जो हैं और वीक्स हैं वो काफी ऑन द वीकर साइड यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की, लेकिन एक नजर यहाँ पर मेटल्स पे डालते हैं। अजय, जिस तरह से तेजी यहाँ पर देखने को मिली है ओवरनाइट मार्केट्स में, क्या सस्टेनेबल है? मुझे बिल्कुल, देखिए वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है, खास करके अगर बेस मेटल की बात करें तो पिछले हफ्ते से हमने देखा कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन थोड़ा सा कम होने की न्यूज आई थी, उसके बाद ही एक मिला था। खासकर कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कॉन्गो के अंदर जो सप्लाई का जो कंसर्न्स है वो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर रहा है। और अच्छी चीज ये है, टेक्निकली अगर हम देखें तो $9600 के ऊपर होल्ड कर रहा है एलएमई पे, M6 पे 870 का लेवल कर रहा है। और एक रेशियो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर आप गोल्ड कॉपर रेशियो या सिल्वर कॉपर रेशियो देखोगे तो कॉपर काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर अगर एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं तो मुझे लगता है ये जो गैप है ये फुलफिल करने के लिए कॉपर को बैर मिनिमम 900 का लेवल दिखाना चाहिए। तो आई थिंक वहां पे भी एक सपोर्ट कॉपर को मिल रहा है। वहीं अगर हम जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस 250 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। एल्यूमिनियम में जिस ढंग से टैरिफ को लेकर चिंताएं थी स्टील और एल्यूमिनियम पे जो लगा है उसका भी एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आज मार्केट डाइजेस्ट जरूर दिखाई दे रहा है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। शुक्रवार को जब यूएस और चाइना बैठेंगे तब देखना है कि आगे की अटकलें क्या निकल के आते हैं। तो आई थिंक आई एम बुलिश ऑन कॉपर। यहाँ पे आप 870 के करीब लेके चलिए, 864 का स्टॉप लॉस लगाइए। कंजर्वेटिवली अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 895 तक का लेवल हम जून मंथ में आते हुए देखेंगे। जिंक के अंदर बहुत ही अच्छा मार्केट में मूव बना है। आई थिंक ये भी कंटिन्यू ही रहेगा तेजी के अंदर। यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं कि प्राइजेस 250 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक 252 इज गुड टू बाय, 248 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव, पिछले महीने हमने देखा 230 का जो लेवल था बिल्कुल ब्रीच नहीं कर पा रहा था, और अब प्राइजेस 240 के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे अगर 237 तक मिलता है लेके चलिए, 234 के स्टॉप लॉस से 245 तक का टारगेट रहेगा। बट ये हफ्ता 10 दिन का व्यू लेकर चलना चाहिए। अजय, ऑल्सो एक सेंस यहाँ पर कच्चे तेल में जहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिली है और सडनली सभी लोग यहाँ पर बेरिश होते हुए नजर आए हैं, गिवन द फैक्ट कि हमने डेटा वीक होते हुए देखे हैं, सऊदी अरेबिया ने प्राइस कट किया है, ओपेक इन्वेंट्रीज इंक्रीज कर रहा है। आपको लगता है कि जो रिसेंट रैली थी कच्चे तेल में अब वो पूरी हो चुकी? देखिए 2025 अपनी सप्लाई के लिए जाना जाएगा। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि सप्लाई कंटिन्यू आ ही रही है मार्केट में। $83 हमने जनवरी में देखा था, और 60 के नीचे भी हम ब्रेंड को जाते हुए होल्ड नहीं करते हुए देखेंगे। तो आई थिंक दायरा बना हुआ रहेगा 60 से लेकर 66 का। रिसेंटली हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ा था, जिसके चलते हमने $65-66 के करीब जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल इन्वेंट्री में तो हमने ड्रॉप देखा, लेकिन गैसोलीन और डिस्टिलरी की इन्वेंट्री देखते हैं वहां पे हमने बढ़ोतरी आते हुए देखा है। और जो डिस्काउंट आया है ये दिखा देता है कि डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है। हालांकि मैं कोई ऐसा बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं देख रहा हूँ, एक दायरा ही रहेगा। M6 में अगर हम बात करें तो 5450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 5150-5200 के नीचे भी नहीं जाएगा। तो एक दायरे का ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। आज के ट्रेड सेटअप पे अगर देखें तो 5350 के करीब, 5350 5380 के करीब मिले तो बिकवाली करके चलिए। नीचे में मुझे लगता है कि 5200 तक का लेवल हम देख पाएंगे। फेयर पॉइंट। अजय, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली सोने चांदी में बढ़त रह सकती है, मेटल्स में एक ध्यान देना होगा, और जहां तक कच्चे तेल की बात है कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन वहां पे आती हुई। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो एक बात यहां पर करेंगे खाने के तेलों की। हमारे साथ जुड़ेंगे वर्धमान एग्रो ऑयल एंड जनरल मिल्स के हर्षित जैन। नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और खाने के तेलों में अच्छी खासी उठापटक चलते हुए नजर आई है, चाहे वो प्राइस व्यूज में हो, और लेटेस्ट खबर ऑफ कोर्स MSP को लेकर, ड्यूटी कट को लेकर भी है। क्या बाजार अब इन सब चीजों के बीच स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया है? आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जहां तक खाने के तेलों का सवाल है, सरसों तेल एक अलग
दिशा में चल रहा है और बाकी के जो विदेशी तेल हैं वो अलग दिशा में चल रहे हैं। अभी सरसों तेल पिछले एक महीने में नीचे से 15 से 17 रुपए किलो तेज हुआ है, क्योंकि सरसों तेल को बनाने के लिए जो सरसों सीड की जरूरत होती है उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत टाइट है। इसका अपना एक वजूद है सरसों तेल का, जिसका खपत पूरे देश में के सभी भागों में होती है। हर घर के अंदर आपको सरसों तेल की खपत मिलेगी। हर्षित, आपने कहा 15 से 17 रुपए पर किलो एक महीने में बढ़े हैं प्राइसेस। जी हाँ, मई महीने के अंदर अंदर। और यहाँ से जैसे आपने कहा यूजेज सब जगह है, आपको लगता है मस्टर्ड मार्केटिंग अब यहाँ पर करनी जरूरी होगी? जी बिल्कुल। सरसों की एक फिक्स फसल है हमारे देश में, जिसकी एक मिनिमम खपत है। विदेशी तेल चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, सरसों तेल अपने एक वजूद से बिकता है, जो हर घर में खपत होती है जिसकी। हर्षित, अब यहाँ से किस तरह की सप्लाई है सरसों की और कैसी डिमांड आप देखते हैं आगे आता हुआ? मनीषा जी, सरसों की सप्लाई बाजार में बहुत टाइट है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में सरसों की जो फसल है उसको लेके, चाहे सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, संस्थाओं के आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन सरसों की फसल डिमांड ग्रोथ के हिसाब से बढ़ नहीं पा रही है। उल्टा 2 सालों में सरसों की फसल धरातल पे कम ही हुई है। इसी वजह से सरसों तेल जब एक फिक्स सप्लाई, फिक्स कंजम्पशन के सामने, फिक्स खपत के सामने अगर फसल कम हो रही है या बढ़ नहीं पा रही है, इसलिए सरसों तेल धीरे धीरे प्रीमियम पे बिकना शुरू हो गया है, विदेशी तेलों के मंदा होने के बावजूद भी। और जहां तक विदेशी तेलों की बात है और ये ड्यूटी कट का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप सब जगह? ये मनीषा जी देखिए, ड्यूटी कट का जो रेशनल है वो पूरे बाजार को समझ नहीं आया। 28 मई को सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाया 436 रुपए, जिससे पूरी इंडस्ट्री को ये मैसेज गया कि जो तिलहन का आत्मनिर्भर मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसको बढ़ावा देने की तरफ ये कदम उठाया गया है। लेकिन 2 दिन के बाद ही इंपोर्ट ड्यूटी घटा के उस इंप्रेशन को कंफ्यूजन में डाल दिया गया। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी बना दी गई। 2 दिन पहले आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं और किसानों को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके 2 दिन बाद ही इंपोर्ट ड्यूटी घटा के विदेशी तेलों को भारत में सस्ता कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है बाजार में। व्यापारी, किसान, प्रोसेसर, सबको ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि सच में सरकार की पॉलिसी क्या है। अब यहाँ से आगे जाते हुए हर्षित, आपको लगता है कि बाजार थोड़े से स्टेबलाइज हो रहे हैं? क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पर खाने के तेलों की खपत ज़्यादा होती है, मानसून का सीजन भी होता है, इंपोर्ट भी ज़्यादा होता हुआ आता है। पाम तेल काफ़ी ज़ोरदार से यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। कैसे देखेंगे फिर अवेलेबिलिटी की स्थिति आप यहाँ? देखिए, विदेशी तेलों की अवेलेबिलिटी को लेकर भारत में कोई समस्या नहीं है। सोयाबीन तेल, पाम तेल धीरे धीरे इंपोर्ट होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद उनके रेट भी नीचे हो जाएंगे, जो यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट होती है। और सरसों को लेके मेरा मानना है कि सरसों तेल अभी भी आने वाले समय में भी मजबूत रहेगा। हालांकि सरकारी बिकवाली सरसों की हरियाणा में हैफेड और एचएसडब्ल्यूसी के माध्यम से शुरू करने का नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन बाजार में सप्लाई बहुत टाइट है। बाजार में सप्लाई कोई बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई नहीं है। हालांकि थोड़े दिन बाजार स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सरसों तेल मुझे और भी यहाँ से अच्छा ऊपर जाता हुआ दिखता है। हर्षित, एक ऐसे समय पर जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव बाजार भी नहीं है और जिस तरह की उठापटक है, और जैसे आपने कहा एमएसपी बढ़ाया, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, ऐसे समय में आप लोग हेज कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है मनीषा जी। अगर आप घरेलू सीड को जो प्रोसेसर से अगर बात करें तो पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उसके अंदर निरंतरता कोई नहीं है। 13 सितंबर 2024 को हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है, उसके बाद आज 9 महीने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी वापस घटा दी जाती है। कैसे समझे इंडस्ट्री की क्या सरकार करना चाहती है? विदेशी जो तेल हैं उनके रेट विदेश में 13 सितंबर 2024 को जब ड्यूटी बढ़ाई गई थी तब भी वही थे और आज भी लगभग वही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई हो गई हो, कोई विदेश में बहुत ज्यादा तेजी आ गई हो, उसकी चिंता में सरकार ने ड्यूटी घटा दी हो। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एमएसपी बढ़ने से हो क्या रहा है कि किसान एमएसपी देखता है, उससे नीचे वो माल बाजार में बेचना नहीं चाहता। और इंपोर्ट ड्यूटी घटने से यहाँ पे जो पक्के माल है, फिनिश गुड्स हैं, उनके प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं विदेशी तेलों के मुकाबले। तो ये जो घरेलू सीड को लेके प्रोसेसिंग करने वाली इंडस्ट्री है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, वो बहुत परेशान है।
इंडस्ट्री डिस्पैरिटी में चल रही है, इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है, चाहे वो सोयाबीन प्रोसेस करने वाले प्लांट हो, चाहे वो सरसों प्रोसेस करने वाले प्लांट हो। सरसों तो फिर भी इस बार चलो फसल कम होने से, सप्लाई टाइट होने से एमएसपी से ज्यादा नीचे नहीं बिकी, लेकिन डिस्पैरिटी रहने लग गई है और फसल बढ़ नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात है, अगर फसलें बढ़ेंगी नहीं तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वेल यस हर्षित, आपका पॉइंट इज वेल टेकन। एमएसपी बढ़ता जा रहा है लेकिन बुआई उसके सामने यहाँ पर बढ़ती हुई नजर नहीं आई है, और जिस तरह से सस्ते तेल मार्केट्स में आ रहे हैं उसकी डिस्पैरिटी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को होगी ही। मार्जिन ऑफ कोर्स यहाँ पर अंडर प्रेशर रहेंगे, तो वो एक चीज़ है जो सरकार को यहाँ पर फिलहाल जिसके ऊपर ध्यान देना होगा। हर्षित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए और अपनी राय भी खाने के तेलों पर देने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।